ब्लैक मैजिक। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक मैजिक एक ऐसा जादू टोना है जिससे कि हम दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये इतना डरावना और इतना खतरनाक हो सकता है कि ये किसी भी दूसरे व्यक्ति की जान भी ले सकता है। अगर किसी ने किसी के घर पर या किसी व्यक्ति के ऊपर कोई जादू, काला जादू, ब्लैक मैजिक करा रखा है, तो वो उस व्यक्ति की जान लेकर ही छोड़ता है। तो आज की जो स्टोरी होने जा रही है एक ऐसे ही ब्लैक मैजिक की होने जा रही है जो कि एक परिवार के ऊपर कराया गया था, और उसके बाद उस परिवार के ऊपर बहुत ही खतरनाक चीजें होने लगी। उनके बीच ऐसा होने लगा कि उनमें से एक सदस्य की मौत हो जाती है। आखिर वो ब्लैक मैजिक किसने करवाया था उनके ऊपर, और वो ब्लैक मैजिक कैसे लोगों की जान ले सकता है। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि ब्लैक मैजिक से दूर रहे, और इन काले जादू टोने से जितना दूर रहे उतना ही हमारे और हमारे आसपास के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है दिल्ली से। दिल्ली में एक फैमिली रहती है। उस फैमिली में 3 मेंबर हैं। एक राहुल और उसके मम्मी पापा। ये तीनों फैमिली एक दिल्ली के एक फ्लैट में रहती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आलीशान और बहुत ही बड़ा है। जो वो फ्लैट था, वो 3 मंजिल का फ्लैट था, और वो बहुत ही ज़्यादा रिच थे, बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले थे। तो इसी वजह से उन्हें कोई चीज़ों की ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी। अगर उन्हें कोई चीज़ वगैरह चाहती थी तो वो बिना सोचे समझे कोई भी चीज़ें घर में ले आते थे। वो बहुत ही ज़्यादा रिच थे। तो एक दिन क्या होता है कि जो राहुल की मम्मी होती है, वो अपने पड़ोसियों के साथ, सर्दियों का टाइम होता है तो अपनी पड़ोसियों के साथ झुंड बना के बैठी हुई थी। और सर्दियों में आग वगैरह जलाते हैं तो आस पड़ोस के भी सभी आ जाते हैं। तो ऐसे ही राहुल की मम्मी भी आग जलाकर बाहर बैठी हुई थी, तो आस पड़ोस की सभी औरतें आकर हाथ सेकने लग जाती है। तो उस रात को क्या होता है कि एक लड़की आती है। एक लड़की वो उन औरतों के पास ही आती है। उन औरतों के पास आती है तो वो लड़की उनसे बोलती है कि मुझे एक मकान चाहिए। कोई किराए पे अगर कोई मुझे फ्लैट या घर मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और वो बताती है कि मैं अभी अभी दिल्ली में आई हूँ और मुझे कोई जगह चाहिए रहने के लिए, क्योंकि मेरी जॉब भी यहीं लगी है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई पास में ही कोई घर मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा मेरे लिए। तो वो औरतें बोलती हैं कि तुम्हें कोई घर चाहिए रेंट पे। तो वो लड़की बोलती है जी हाँ, मुझे कोई घर चाहिए रेंट पे जो बहुत ही अच्छा हो और बढ़िया हो। तो वो जो उनमें सारी जो औरतें बैठी होती हैं उनमें से औरतें बोलती हैं कि हमारे पास तो कोई रेंट पे घर नहीं है, क्योंकि हम खुद ही रेंट पे रहते हैं, तो हमारे पास तो कोई भी घर नहीं है। तो उनमें से एक जो औरत होती है, वो औरत राहुल की मम्मी की तरफ देखती है और राहुल की मम्मी को बोलती है कि आपका जो तीसरे मंजिल का जो घर है उसे आप किराए पे दे दो, वो मकान तो खाली पड़ा आपका। तो राहुल की मम्मी थोड़ी चौंक जाती है और बोलती है कि नहीं, ऐसा कैसे, मैं किसी अनजान को बिना सोचे समझे वो मकान थोड़ी ना दे सकती हूँ अगर कुछ हो गया तो, और वैसे भी अकेली लड़की है। ऐसा तो नहीं कि मैं किसी को भी बिना सोचे समझे वो मकान किराए पे चढ़ा दूँ। तो थोड़ा सा डर बैठ जाता है जो राहुल की मम्मी होती है उनके अंदर। और वो बोलती है कि नहीं, मैं एक बार राहुल के पापा से पूछ कर बताती हूँ कि मकान किराए पे चढ़ाना है या नहीं चढ़ाना। तो उसके 1-2 दिन बाद वो दोबारा से वो औरतें वहां पर बैठी होती हैं और हाथ सेक रही होती है, और जो राहुल की मम्मी होती है वो भी वहीं बैठी होती है। और वो लड़की दोबारा से अगले दिन आती है और पूछती है कि आंटी, क्या आपने बात करी, आप अपना घर, तीसरे मंजिल का जो रूम है वो आप किराए पे चढ़ाएंगे। तो आंटी बोलती है कि हाँ, मैं चढ़ाऊंगी, मैंने बात करी थी राहुल के पापा से तो उन्होंने हाँ कर दिया, और वो किराए पे आप घर ले सकती हो। तो
वो लड़की भी राजी हो जाती है कि ठीक है, मैं अपना सामान शिफ्ट कर लेती हूँ। तो क्या होता है, वो लड़की अपना सामान वगैरह ले आती है और उस फ्लैट के तीसरे मंजिल का जो रूम होता है उसके अंदर रहने लगती है। तो कुछ टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा चलता है। जो वो लड़की थी और जो राहुल के मम्मी पापा थे, उनके बीच ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। बिल्कुल भी बातचीत नहीं होती। नॉर्मली हाय वगैरह बाय वगैरह हो गया तो हो गया, नहीं उनके बीच कोई बातचीत नहीं होती थी। वो बिल्कुल ही एक दूसरे से दूर ही रहते थे। और जो उनका लड़का था, वो लड़का भी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था और कभी भी किसी लड़की की तरफ तो देखता तक नहीं था। और बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने मम्मी पापा का कहना मानता था। तो एक दिन क्या होता है, वो लड़की नीचे आती है, तीसरे मंजिल से नीचे आती है तो वो राहुल को देखती है। तो राहुल को देखती है तो उसके अंदर ये हो जाता है कि भाई राहुल तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और बहुत ही ज़्यादा रिच है। तो कुछ तो करना पड़ेगा जो कि ये लड़का मुझसे बात करने लग जाए। लेकिन जो राहुल था वो उसकी तरफ नहीं देखता था। वो उसकी तरफ तो क्या, कभी भी किसी लड़की की तरफ नहीं देखता था। और ऐसे ही होता है, वो उसे इग्नोर मार देता है। जब भी वो लड़की उसके सामने आती थी, वो उसे इग्नोर मारता था और उसे देखता भी नहीं था। उसके मम्मी पापा थे, वो भी उस लड़की से ज़्यादा क्लोज नहीं थे, वो बहुत ही ज़्यादा दूर रहते थे। और वो लड़का भी। तो एक दिन क्या होता है कि अचानक ही वो लड़की जॉब पर जाना छोड़ देती है और वो जॉब पे नहीं जाती और हमेशा ही घर पर रहती थी। तो एक दिन क्या होता है कि वो जॉब तो छोड़ ही देती है और राहुल के मम्मी पापा के साथ वो ज़्यादा नज़दीक हो जाती है। जो राहुल की मम्मी थी, उसके साथ तो और भी ज़्यादा वो नज़दीक हो जाती है। क्योंकि एक तो वो जॉब पर नहीं जाती थी और पूरा दिन वो घर में अकेले ही रहती थी। तो इस वजह से राहुल की मम्मी के साथ उसकी बातचीत कुछ ज़्यादा ही स्टार्ट हो जाती है। और राहुल की मम्मी जो भी घर में पूरा दिन जो भी काम होता था, जो भी बातें होती थी, जो भी उनकी फैमिली के बीच की जो बातें थी, वो सब कुछ उस लड़की के साथ शेयर करती थी। और उसके राहुल के मम्मी पापा भी उस लड़की से बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और मतलब क्या बोले, वो इतनी ज़्यादा क्लोज हो चुकी थी कि वो उनकी फैमिली मेंबर की तरह वो उनके पास रहने लगी थी। और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो रेंट पे तो रहने के लिए ही नहीं आई हो, कोई उनका फैमिली मेंबर ही हो, जैसे उनके साथ ये रह रही है। तो राहुल ये सब देखता है कि वो उसकी मम्मी पापा के साथ ज़्यादा नज़दीक हो गई है। तो उसके बाद राहुल को भी अच्छा लगने लगता है कि ये लड़की मेरे मम्मी पापा के साथ इतना मतलब इतनी क्लोज हो गई है, इनके बीच बातचीत स्टार्ट हो गई है। तो राहुल को काफ़ी अच्छा लगता है और राहुल भी उससे बात करना चाहता है। तो राहुल जब भी उससे बात करता था, वो लड़की अब उसे इग्नोर करने लगी थी। पहले तो राहुल करता था, अब वो लड़की इग्नोर करती है। जब भी राहुल उसके पास जाता बातचीत करने, तो वो राहुल को इग्नोर करती थी और सीधा ही अपने रूम में चली जाती थी। तो एक दिन क्या होता है कि रात का टाइम होता है। रात के टाइम वो लड़की अपने ऊपर वाले रूम में सो रही होती है। तो राहुल उसके कमरे में जाता है। कमरे में जाता है तो वो देखता है कि वो तो सो रही है और उस वक्त वो उस लड़की से बात नहीं करता है और वापस नीचे आ जाता है। तो नीचे आ जाता है। उसके एक दो दिन बाद राहुल दोबारा से उस लड़की से बात करना स्टार्ट करता है। तो उनके बीच बातचीत चालू हो जाती है। तब उनके वो भी ज़्यादा क्लोज हो गए थे और उनके बीच इतनी बातचीत होती थी कि उनकी पूरे दिन उनकी बात खत्म नहीं होती थी। तो एक दिन क्या होता है कि जो वो लड़की होती है वो अपने रूम में सो रही होती है और राहुल उस रात को वो उस लड़की के कमरे में चला जाता है और उनके बीच उस रात को सब कुछ हो जाता है। और राहुल को उस वक्त कुछ पता ही नहीं होता कि उनके बीच ऐसा क्या हुआ था, वो कैसे उस लड़की के इतने नज़दीक आ गया था। मतलब जो लड़का उस लड़की को देखता तक नहीं था, उसे इग्नोर करता था, वो लड़का आज उस लड़की के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका था। अगले दिन वो लड़का जब सुबह होती है तो उठता है तो उसका जो सर था वो बहुत ही ज़्यादा भारी भारी था। उसे लग रहा था जैसे कि कोई चीज़ मेरे ऊपर पड़ी हुई है, जैसे कि मैं बहुत मतलब उसका ये जो सर था वो बहुत ही ज़्यादा भारी लग रहा था। और उस वक्त उसे वो चीज़ याद आती है जो कि रात के टाइम हुआ था। तो उसे बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदा फील होता है। वो इतना बहुत
बुरा फील करता है कि वो सीधा ही उस लड़की के पास जाता है और उस लड़की के पास जाकर बोलता है कि जो भी हमारे बीच हुआ वो सब गलत था और मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ कैसे हुआ और किसने करवाया। मुझे कुछ भी नहीं पता कि ये सब कुछ कैसा हुआ। मेरा ऐसा कुछ भी इरादा नहीं था और मुझे माफ़ कर देना, जो भी तुम्हारे हमारे बीच जो भी हुआ उसे भूल जाओ। तो ऐसा बोलता है वो उस लड़की को। तो वो लड़की बोलती है कि नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता, अब तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तो वो लड़का बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा। लड़की बोलती है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करी तो मैं तुम्हारी मम्मी को और तुम्हारे पापा को जाकर ये सब कुछ बता दूंगी जो हमारे बीच ये सब कुछ हुआ है। तो और बोलता है कि मुझे किसी का डर नहीं है, अगर तुम्हें कोई बात बतानी है तो जाकर उनको बता दो, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। मुझे नहीं पता कि वो सब कैसे हुआ, मेरे दिमाग के ऊपर क्या हावी हो गया था, क्या छा गया था, मुझे कुछ नहीं पता। तो वो साफ साफ उस लड़की को मना कर देता है और बोलता है कि जो करना है वो कर लो, पर मुझे इन सब चीज़ों से दूर रखो। उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उस वक्त वो उस लड़के को तो कुछ नहीं करती है, लेकिन कुछ टाइम बाद जो लड़का होता है राहुल, उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होने लग जाती है। वो अपनी मम्मी से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बात करने लगा था। वो लड़का कभी अपने मम्मी पापा के साथ कभी भी उसने गुस्से में बात नहीं करी थी। वो हमेशा ही आप कर कर उनसे बोलता था, लेकिन आज वो इतने गुस्से से बोलता है और तू तड़ाक करके उनसे बोलता है कि राहुल की मम्मी को कुछ समझ में ही नहीं आता कि इसको हो क्या गया। जो लड़का कभी हमारी रिस्पेक्ट करता था, आज ये हमारी रिस्पेक्ट ही नहीं करता। आखिर बात क्या हो गई है, ये इतने गुस्से में कैसे हमसे बात कर रहा है। तो जो उसकी मम्मी होती है, राहुल का बिहेवियर कुछ अजीब सा लगता है। तो उसकी मम्मी उसकी दादी को फ़ोन करती है। उसकी दादी के पास फ़ोन करती है जो कि गांव में रहती थी। तो फ़ोन करती हैं तो वो बताती हैं कि ये राहुल जो है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेव करने लगा है। वो हमारे साथ लड़ाई करता है और मिसबिहेव करता है बहुत ही बुरे तरीके से। तो राहुल की मम्मी बोलती है कि मुझे लगता है कि इसके ऊपर किसी ने कुछ करा रखा है, तभी ये इतने गुस्से में मेरे साथ बातें करता है और अपने पापा के साथ भी। तो राहुल की दादी बोलती है कि "हम्म, ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं यहाँ पर उसके नाम से कोई पूजा करवाऊंगी। और आपको बता दें कि जो राहुल की दादी है वो भी ब्लैक मैजिक को अच्छी तरह जानती है, क्योंकि अगर किसी के ऊपर कोई भी बुरी नज़र या कोई भी काला जादू टोना वगैरह लग गया है तो वो उनकी नज़र उतारती थी। तो इसी तरह राहुल की मम्मी भी उन दादी को बोलती है कि मेरे बेटे के ऊपर किसी की नज़र लगी है तो आप उन्हें उतार दो। तो दादी बोलती है कि ठीक है, अगर राहुल के ऊपर किसी की नज़र लगी है तो मैं उतार दूंगी और यहाँ पर उसके नाम से पूजा करा दूंगी। अगले दिन क्या होता है कि राहुल की दादी का फ़ोन आता है राहुल की मम्मी के पास। राहुल की मम्मी को बोलती है कि मैंने पूजा करा दिया, लेकिन सिर्फ राहुल के नाम से नहीं बल्कि तुम्हारी पूरे परिवार के नाम से। तो राहुल की मम्मी थोड़ी चौंक जाती है और बोलती है कि मैंने तो सिर्फ राहुल का कहा था, तो आपने तो पूरे परिवार का करवा दिया। तो उसकी दादी बोलती है कि नहीं, क्योंकि राहुल के ऊपर ही नहीं बल्कि तुम्हारे ऊपर भी किसी ने कुछ करा रखा है, कुछ ब्लैक मैजिक वशीकरण तुम्हारे ऊपर किसी ने कर रखा है, जिससे कि तुम वो चीजें कर रहे हो जो कि वो चाहती है और तुम तीनों के तीनों वही चीज कर रहे हो। तो राहुल की मम्मी डर जाती है और बोलती है कि ये काला जादू किसने कराया। तो जो उसकी दादी होती है वो बोलती है कि मुझे ये तो नहीं पता कि किसने करवाया, क्योंकि वो उस दादी को भी उस लड़की का चेहरा नहीं दिखा था जिसने इनके ऊपर कुछ करा रखा था। तो दादी मना कर देती है साफ साफ कि मुझे नहीं पता किसने करवाया है, लेकिन तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ करवाया था और अब कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे नाम से मैंने पूजा करवा दी है और अब सब कुछ अच्छा होगा। तो अब वो बेफिक्र हो गई थी राहुल की मम्मी। और अब थोड़े टाइम तो काफ़ी अच्छा चलने लगता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। राहुल भी अपने मम्मी पापा के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बोलने लगता है। और जो वो लड़की थी जो उनके साथ ज़्यादा क्लोज हो गई थी राहुल की मम्मी पापा के साथ, अब वो लड़की भी उनसे दूर हो रही थी और वो लड़की देखते देखते उनसे दूर हो जाती है और बिल्कुल वैसे ही
बिहेवियर उनके बीच बन जाता है, जैसे कि वो शुरू वाले दिन रेंट पे आई थी और उनके बीच बातचीत नहीं होती थी, नॉर्मली बातचीत होती थी, बिल्कुल ऐसी ही बातचीत उनके बीच फिर से होने लगती है। और वो लड़की राहुल से और उसके मम्मी पापा से दूर हो जाती है और अपने ऊपर वाले रूम में रहती थी और जो ऊपर जाती थी आती जाती थी, बिल्कुल ऐसे। तो एक दिन क्या होता है कि राहुल जो होता है वो अपनी मम्मी के पास जाता है। तो मम्मी के पास जाता है तो वो देखता है कि उसकी मम्मी की तबीयत तो खराब हो गई है। उसकी मम्मी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। तो जब राहुल ने उनका हाथ चेक करा, उनका बॉडी चेक करा, तो पता चला कि उन्हें बुखार है। तो उन्हें हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ पर डॉक्टर ने मतलब बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो उनका ऑपरेशन करा गया। ऑपरेशन किया गया तो पता चला कि उनका लीवर खराब है, राहुल की मम्मी का लीवर खराब है। तो जल्दी जल्दी से डॉक्टर कुछ करती है, इलाज करती है। तो थोड़े टाइम बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और बोलते हैं कि राहुल के मम्मी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही सीरियस है। और जो राहुल होता है वो पहले ही अपनी दादी को फ़ोन कर देता है। जब उसकी मम्मी की तबीयत खराब हुई थी उसी टाइम वो अपनी दादी को फ़ोन करता है और बोलता है कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई है, आप आ जाओ। तो उसकी दादी वहाँ से गांव से रेडी हो जाती है दिल्ली आने के लिए, और यहाँ पर उसकी मम्मी का इलाज चल रहा होता है। तो डॉक्टर फिर से बाहर आते हैं, वो इतने ज़्यादा घबराए हुए थे डॉक्टर की, वो बोलते हैं बाहर आकर, जो राहुल होता है और उसके पापा होते हैं उनसे, कि अभी तक तो इनका लीवर खराब था और अब एक किडनी भी फेल हो गई है, ये क्या। वो दोनों इतने शौक रह गए कि ये कैसे हो सकता है, अभी तक तो लीवर खराब था और अभी ही किडनी खराब हो गई, ये कैसे हो सकता है ये। मतलब वो इतने ज़्यादा घबरा जाते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे हो सकता है। और वो डॉक्टर को बोलते हैं कि आप कुछ भी कैसे भी करो और इन्हें बचा लो। तो राहुल भी बहुत ही ज़्यादा मतलब दुखी हो गया था, वो डॉक्टर को बोल रहा था कि आप कुछ भी करके मेरी माँ को बचा लो। तो डॉक्टर बोलती है कि ठीक है, हम कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन आखिरी में उसकी मम्मी की डेथ हो जाती है और उसकी मम्मी बच नहीं पाती। और जो राहुल था वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। और ये जो बात थी उन्होंने अपनी दादी को नहीं बताई थी। जो राहुल था उसने अपनी दादी को अभी तक ये बात नहीं बताई थी कि मम्मी की डेथ हो गई है, क्योंकि वो पहले ही बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी राहुल की मम्मी की तबीयत को लेकर, तो वो कुछ नहीं बोलती हैं। और फिर जब उसकी दादी आती हैं तो सीधा ही गांव से दिल्ली आती हैं, तो दिल्ली से सीधा ही हॉस्पिटल में आती हैं। तो हॉस्पिटल में आती हैं तो उन्हें पता चलता है कि राहुल की मम्मी की डेथ हो गई। उस वक्त तीनों के तीनों की आंखों में बहुत ही ज्यादा आंसू थे। राहुल की दादी, उसके पापा और राहुल, ये तीनों बहुत ही ज्यादा रो रहे थे, इनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। उसके बाद राहुल अपने दादी को घर पर लेकर जाता है। घर पर लेकर जाता है तो जैसे ही उसकी दादी की एंट्री होती है उस घर के अंदर, तो वो जो लड़की थी वो लड़की दादी के सामने आ जाती है। तो इधर से वो लड़की देखते हैं और इधर से दादी देखते हैं, दोनों एक दूसरे को घूर कर देखते हैं। और जो वो लड़की थी वो दादी को देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और बहुत ही डर जाती है, क्योंकि जो दादी थी वो भी काला जादू टोना वगैरह जानती थी, किसी के ऊपर बुरी नज़र या किसी ने कुछ करा रखा है तो उसे दूर करना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उन्हें आता था। तो वो लड़की बहुत ही ज़्यादा दादी से डर जाती है और वो सीधा ही ऊपर अपने तीसरे मंजिल के रूम में चली जाती है। और जो राहुल होता है वो राहुल से उसके दादी पूछती है कि ये लड़की कौन है और यहाँ क्या कर रही है। तो राहुल बोलता है कि ये जो लड़की है ये हमारे तीसरे मंजिल के ऊपर वाले रूम में रहती है, जो कि हमने रेंट पे चढ़ा रखा है। तो दादी बोलती है कि ठीक है। पर उस वक्त उन्हें समझ में आ गया था कि ये लड़की नॉर्मल नहीं है, कुछ तो अजीब सा है। उस लड़के को देखते ही दादी के मन में घर कर गया था कि इस लड़की के ऊपर, या तो इस लड़के के अंदर कुछ है या कुछ तो चल रहा है इस लड़की के दिमाग में, मतलब उसको देखकर ऐसा लग रहा था। तो दादी बोलती है कि चल ठीक है, मुझे मेरे रूम में छोड़ दे। तो अगले दिन
अगले दिन जो वो लड़की थी वो कभी भी जॉब पर गई नहीं। आई तो जब वो शुरू शुरू में रेंट पर रहने के लिए आई थी तो थोड़े दिन वो जॉब पर गई थी, उसके बाद उसने जॉब छोड़ दिया था। और अब जब वो दादी उस घर के अंदर आई थी तो वो क्या होता है कि सुबह ही सुबह जॉब जाने के लिए रेडी हो जाती है और उस दिन वो जॉब पर चली जाती है। लेकिन जॉब पर जाने से पहले जो चाबी होती है, अपने रूम की जो चाबी थी, वो चाबी हमेशा ही वो नीचे देकर जाती थी राहुल और को, या तो राहुल को या उसकी मम्मी को। हमेशा ही वो चाबी उन्हें देकर जाया करती थी। तो उस दिन भी ऐसे ही होता है, वो जब ड्यूटी पर जाती है तो चाबी राहुल को दे देती है। और जब ये बात राहुल की दादी को पता चलती है कि चाबी राहुल के पास है तो वो राहुल से चाबी मांगती है और ऊपर वाले तीसरे मंजिल के ऊपर वाले रूम में चली जाती है और खोल खाल कर उसके रूम को चेक करने लगती है। रूम को चेक करती है तो सब जगह चेक करती है वो, मतलब हर कोने में वगैरह में चेक चेक करती है तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। और अचानक उसे एक अलमारी दिखाई देती है, एक छोटी सी अलमारी। तो वो उस अलमारी के पास जाती है तो देखती है कि उसके अंदर दो पुतले बने हुए हैं, ब्लैक कपड़ों से, काले काले। पुतले को देखकर लग रहा है जैसे कि उसने हाथ से ही बना रखे हो। तो उस लड़की के रूम में वो दो पुतले दादी को मिलते हैं। तो दादी को तो कुछ कुछ तो उसके ऊपर शक था और अब तो पूरी तरह ही उस लड़की के ऊपर शक हो चुका था, क्योंकि जो दादी को वो डॉल मिले थे, जो वो दो पुतले मिले थे, वो पुतले बहुत ही ज्यादा अजीब थे। वो एक तो राहुल की तरह लग रहा था और एक राहुल के पापा की तरह। तब दादी को सब कुछ समझ में आ जाता है और दादी सोचती है कि शायद और कुछ भी इसके रूम से मिले। तो वो अब रूम तो उन्होंने चेक कर ही लिया था और अब बचा था बाथरूम। तो अब बाथरूम में उसकी दादी जाती है और बाथरूम में चेक करने लगती है। तो बाथरूम में चेक करती हैं तो वो देखती हैं कि बाथरूम में सब जगह खून ही खून है, सब जगह खून फैला हुआ है। खून के छींटे दीवारों पर, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा अजीब, बहुत ही ज्यादा डरावना सा लग रहा था। और अजीब सी उन्हें स्मेल आ रही थी बाथरूम में से, बहुत ही बुरी, बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। तो दादी अंदर जाती है, अंदर जाती है तो वो क्या देखती हैं कि बकरे की जो गर्दन थी वो वहां पर कटी हुई पड़ी हुई थी बाथरूम में। और वो थोड़ा और बाथरूम में आगे जाती है तो वो देखती है कि एक कोने में एक फिर से एक पुतला, एक ब्लैक कपड़ों में बना हुआ एक पुतला वहीं पर पड़ा हुआ है बाथरूम के कोने में। तो दादी उस पुतले को उठाती। तो ये क्या, जब वो दादी पुतले को उठाती हैं तो देखती है कि वो पुतला बिल्कुल ही राहुल की मम्मी के जैसा था, बिल्कुल वैसे ही बनाया गया था। और उस पुतले के अंदर तीन सुइयां चुभोई गई थी, तीन सुइयां, जो कि लीवर पर, और दूसरा किडनी पर, और तीसरा उसके गर्दन पर। जैसे कि डॉक्टर ने बताया था कि राहुल की मम्मी की पहले तो लीवर खराब हुई, उसके बाद किडनी, और उसके बाद सीधा डेथ। और बिल्कुल ही ऐसा ही हुआ था जैसे कि उस पुतले में क्या गया था। उस पुतले में जिस प्रकार से वो सुई चुभोई गई थी बिल्कुल वैसे ही राहुल की मम्मी के साथ हुआ था। और अब दादी को बिल्कुल समझ में आ चुका था कि ये लड़की ने ही इनके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया है और इन्हें अपने वश में कर कर इनसे सब कुछ करवाना चाहती थी। तो अब सब कुछ दादी को क्लियर हो चुका था कि भाई इस लड़की ने इनके ऊपर सब कुछ करा रखा है। और अब दादी उस लड़की से उनकी फैमिली को छुटकारा दिलाना चाहती थी। वो कुछ करना चाहती थी कि ये लड़की इनको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए और इनके ऊपर से बुरी नजर, बुरा जादू टोना जो भी है वो सब कुछ दूर हो जाए। तो वो राहुल को रेडी करती हैं, राहुल को मतलब मनाती हैं कि हम एक बाबा के पास जाएंगे, वो जो कि बहुत ही जाने माने बाबा हैं और जो जादू टोना वगैरह को दूर करते हैं, बुरी नज़र को दूर करते हैं। वैसे तो राहुल की दादी भी ये सब जानती थी, लेकिन राहुल की दादी के बस में ये सब कुछ बात नहीं थी। तो वो एक बड़े बाबा के पास जाते हैं। जब वो बड़े बाबा के पास जाते हैं तो वो एक बाबा नहीं बल्कि तीन तीन बाबे उनके घर में आते हैं। तो दादी और राहुल उन तीनों को अपने घर पर ले आते हैं और उस लड़की के बारे में उसकी दादी ने पहले ही बता दिया था उन बाबों को। तो वो लड़की
जब ड्यूटी पर से आती हैं तो देखती हैं कि उस घर में 3 बाबे बैठे हुए हैं। बाबा को देखकर वो लड़की बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और जब वो सीधा ही अपने रूम में जाने लगती हैं, तो वो उनमें से एक बाबा उसके बालों को ज़ोर से पकड़कर उसको खींच कर लेकर आता है, ज़मीन पर घिसा के खींच के लेकर आता है और उन उसको मारने लगते हैं। वो बहुत ही बुरे तरीके से उस लड़की को मारने लगते हैं और पूछते हैं कि तुमने ये सब कुछ क्यों करा, ये जादू टोना वगैरह क्यों करा इनके ऊपर, और इसके वजह से राहुल की मम्मी की भी डेथ हो गई। तो पहले तो वो बोलती है कि नहीं, मैंने ये सब कुछ नहीं करा और तुम मुझे छोड़ दो, नहीं तुम्हारे साथ भी बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। लेकिन आखिरी में बाबा, एक जो उनमें से एक बाबा होता है वो बहुत ही बड़ा बाबा होता है, तो वो कुछ करता है, मतलब वो पता लगाता है कि ये लड़की है या नहीं है। तो उसे पता चल जाता अपनी शक्तियों से कि भाई ये लड़की है जिसने इनके ऊपर सब कुछ करा रखा है। तो वो आखिरी में वो लड़की भी बोल देती है कि हाँ, मैंने इनके ऊपर वशीकरण करा है, इनके ऊपर काला जादू करा है और जो उसकी राहुल की मम्मी है उसको भी मैंने ही मारा है और तुम सभी भी मुझे छोड़ दो, नहीं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा होगा और तुम में से भी कोई भी नहीं बचेगा। तो जो राहुल की दादी होती है, वो राहुल की दादी उस लड़की से पूछती है कि तुमने ये सब कुछ क्यों करा, तुम इस घर में किराए पे रहने के लिए आई थी तो आराम से रहती, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत पड़ी। तो वो बोलती है कि मुझे किराए पर घर नहीं चाहिए था, बल्कि मैं तो यहाँ पर आना चाहती थी। मतलब वहां पर जो बहुत सारी औरतें बैठी थी शुरू वाले दिन जब वो लड़की किराए पे पूछने के लिए आई थी, तो उसे उन औरतों में से किसी का घर नहीं चाहिए था, उसे सिर्फ राहुल का घर चाहिए था। तो वो राहुल की मम्मी को ही टारगेट बनाती है और राहुल की मम्मी को टारगेट बनाती है, तो इस वजह से उसे वो रूम मिल जाता है किराए पर रहने के लिए। तो वो बताती है कि मुझे ये घर चाहिए था, मुझे यहाँ पर रहना था और जो राहुल था, मुझे राहुल को वश में कर कर उस मतलब वो साफ साफ ये चाहती थी कि वो राहुल को अपने बस में करे, अपने कब्जे में करे और जो भी राहुल के नाम से जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है सब कुछ वो उस लड़की के नाम पर करा दे। ये सब कुछ सुनकर राहुल की दादी बोलती है कि तुझे प्रॉपर्टी चाहिए थी तो तू साफ साफ बोल देती, तुझे प्रॉपर्टी चाहिए थी तो तुझे ये काला जादू वगैरह कराने की क्या जरूरत थी। तो वो बोलती है कि मैं खुद यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, बल्कि मुझे यहाँ पर भेजा गया था और मैं सिर्फ एक लालच में आई थी कि मुझे राहुल के नाम से पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मिल जाएगी अगर मैं इसकी बीवी बन गई तो। लेकिन राहुल ने मुझसे शादी नहीं करी और इसने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया था। तो ये सब कुछ क्लियर हो गया था और अब राहुल की दादी पूछती है कि ठीक है, अब ये बता कि तूने राहुल की मम्मी को क्यों मारा। तो वो लड़की बोलती है कि राहुल की मम्मी ने मुझे रात को जादू टोना करते हुए मुझे पकड़ लिया था, मतलब मैं रात को अपने कमरे में जब कर रही थी ब्लैक मैजिक, तो राहुल की मम्मी उस वक्त देख लेती है उस लड़की को। तो उसी वजह से उस रात को ही वो लड़की कुछ करती है जिससे कि राहुल की मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है और लास्ट में राहुल की मम्मी को वो लड़की मार देती है। तो दोस्तों आज की स्टोरी ब्लैक मैजिक के ऊपर थी, तो आपको पता चला है कि ब्लैक मैजिक कितनी खतरनाक हो सकती है। ये बहुत ही बुरा एक प्रकार का जादू है, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और इस ब्लैक जादू ने एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया और उनमें से एक व्यक्ति की तो डेथ हो गई। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर कोई ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ भी हो तो आप इन सब से दूर रहे। आज की जो स्टोरी आपको ब्लैक मैजिक की अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।